आई भी कहाँ से हो रही थी। आज तक पुलवामा का जो बम कांड था उसकी मेरे आज तक नहीं पता चल पाया जांच में कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया, किसने की थी साजिश। 5 या 6 बजे इसका फोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पे। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे वो। उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री refused to give. Yes, and I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे क्या? होल्ड पे थे। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहां, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। ना हाईवे सैनिटाइज था, ना वो लिंक रोड। अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कट्टा चटा खोला था। खुद उन्हीं जर्नलिस्ट की जुबानी जो सवाल उठा रहे थे, वो वाले जर्नलिस्ट जो डिजिटल मीडिया पर हैं, गोदी मीडिया से आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात भी करेगा या उससे सवाल भी पूछेगा कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ कि 4-5 बंदे आते हैं और उस जगह पर हमला कर जाते हैं जहां पे इर्द गिर्द तकरीबन 4-5 हजार फौजी डिप्लॉयड हैं अपनी एक बेस के ऊपर। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इससे पहले का जो कड़ा सच था, जो भारत का मीडिया छुपाता रहा है और पाबंदियां लगाता रहा है, और खुद उसमें अजीत डोवल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है नरेंद्र मोदी का, वो और खुद नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व थे। किसकी जुबानी? उस वक्त जब पुलवामा हमला हुआ था, उस वक्त के मकबूजा कश्मीर के गवर्नर सत्याराम मलिक की जुबानी, जो उन्होंने उसके बाद यानी कई सालों बाद सच खोला है कि 40 जो जवान मारे गए थे पुलवामा के अंदर, उसके पीछे भी किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार मुलविस थी। उन लोगों ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, 40 दिन तक होल्ड रहे थे कि हमें एयरक्राफ्ट मिलें और हम दूसरी जगह जाएं, लेकिन उन्हें नहीं दिए गए। और वो जो एरिया था उसकी सैनिटाइजेशन भी नहीं करवाई गई, और वो जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो 10 दिन उसी एरिया में घूमती रही कि फौजी निकलेंगे तो उनका काम किया जाएगा। सुनिए, मुलाहिजा कीजिए क्या कुछ करता रहा है नरेंद्र मोदी, अपने लोगों को मरवा कर किस तरह सियासी फायदे उठाता रहा। और अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 3 बजे हमला होता है और 3:05 पर ये रॉ का एक हैंडल है, वो फौरी ट्वीट करता है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और कैजुअलिटीज ज्यादा हो सकते हैं। यानी मीडिया पर खबर पहुंचने से पहले ही वो तहकीकात भी कर लेते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है, और आधे घंटे यानी 3:30 तक पूरे का पूरा भारत का मीडिया पाकिस्तान के ऊपर वही सब कुछ करता है जो पुलवामा हमले के बाद किया था। जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, सत्याराम मलिक की है, जो कि उस वक्त कश्मीर के गवर्नर थे। वो कैसे नरेंद्र मोदी की इन 2 नंबरियों से पर्दा उठा रहे हैं कि मोदी से मैंने राब्ता किया और उसके बाद फौरी तौर पर मुझे अजीत डोवल की कॉल आई और उसने कहा खामोश रहो, इस बारे में मत बोलो। फिर उसके बाद क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। वीडियो मुलाहिजा कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पे। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात। तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना इस पे। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं, इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने,
वो नहीं दिए, 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे क्या? होल्ड पे थे सब, मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे, मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे, मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भैया काफिला चला जाए सीआरपी का, तब जाना। ब्लॉक कर कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो जब आप वहां गए, जैसे पॉलिटिक्स में हम ऐसी घटनाओं में, CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। आई भी कहाँ सो रही थी? आज तक पुलवामा का जो बम कांड था उसकी में आज तक नहीं पता चल पाया जांच में कि वो आरडीएफ कहाँ से आया, किसने की थी साजिश। आखिर जब 370 हटाने के बाद कहा गया, बड़े बड़े डींगे हाँकी गई कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया गया, कमर तोड़ दी गई है, तो फिर ये हादसा किसने करा है? जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर में गया, एक पत्रकार में अक्सर नाम खुलासा नहीं कर सकता, मुसीबत हो जाएगी, उसने कहा एक बार लिस्ट मांग लीजिए कि उत्तर प्रदेश और खासतौर से बलिया गाजीपुर के कितने लोगों ने कश्मीर के गेस्ट हाउस में कितने कितने दिन कितने कितने महीने रहे हैं। पड़ताल कर सके तो मालूम करिए कि पूर्वांचल के कितने लोगों ने वहां जाकर ठेकेदारी शुरू कर दी है मनोज सिन्हा के संरक्षण के कारण। जम्मू कश्मीर के वो गवर्नर जिन्हें कश्मीर की व्यवस्था देखनी चाहिए थी, कश्मीर की कानून व्यवस्था की प्लानिंग करनी चाहिए थी, आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कहीं ब्रजेश पाठक उनको फूल देखते हुए ट्वीट कर रहे हैं, कभी वो गवर्नर से मिल रहे हैं, कश्मीर पर ध्यान नहीं है। कहाँ की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जब ये इतना बड़ा कांड हो गया? जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल, मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे।